निर्जा अपनी नई नवेली बहू से पैर दबा रही थी। आहा, क्या बात है, बड़ा आराम मिल गया पैरों में। शाबाश बहू, बहुत अच्छे पैर दबाए तुमने। सच्ची माँ जी, आपको अच्छा लगा? अरे हाँ, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। चल बता तुझे क्या चाहिए। नहीं, मुझे मम्मी जी कुछ भी नहीं चाहिए। आपको आराम मिल गया, मेरे लिए बस यही काफी है। ओफो, बता ना बहू, शर्मा मत। तूने मेरी इतनी देर सेवा की तो मेवा खाना तो बनता ही है। चल बता क्या चाहिए तुझे। अब आप इतना कह रही है तो ठीक है, मुझे एक नई साड़ी दिला दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बहू, कल ही चलकर दिलाती तुझे सुंदर सी नई साड़ी। और फिर अगले ही दिन निर्जा अपनी बहू को बाजार ले जाकर एक सुंदर सी साड़ी दिला देती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी प्यारी बहू रानी को सेवा के बदले मेवा देना उसके लिए शेर के मुंह में खून लगने जैसा था। 1 महीने बाद, अरे हेतल, जरा एक कप चाय तो बनाना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। और जरा मेरे सर में ना तेल गरम करके भी लगा दे बेटा। हाँ मम्मी जी, अभी आई। हेतल निर्जा के सर में तेल लगा देती है और उसे चाय भी बनाकर देती है। लेकिन सब काम खत्म होने के बाद भी हेतल निर्जा के सर पर ही खड़ी रहती है। ये देखकर निर्जा उससे पूछती है, क्या बात है बहू, मेरे सर पर क्यों खड़ी है? अच्छा, कप लेने के लिए ले लेकर जा। नहीं मम्मी जी, मैं मेवे के लिए खड़ी हूँ। क्या मतलब? मैंने आपकी इतनी सेवा की मम्मी जी, अब इसके बदले में आप मुझे मेवा तो देंगी ही ना। चलिए बताइए, नया सूट दिलाएंगी या साड़ी? वैसे नई सैंडल्स भी चलेगी। हेतल की बात सुनकर निर्जा हैरान हो जाती है। अच्छा, हाँ ठीक है, बाद में दिलाती हूँ कुछ, अभी ये कप लेकर जा। हेतल खुशी से झूमती हुई रसोई में चली जाती है। उधर से निर्जा का पति महेश आंगन में आता है। क्या बात है भाई, बहू रानी से खूब जमकर सेवा करवाई जा रही है। अरे पूछिए मत, आपकी बड़ी बहू अजीब सी बातें कर रही थी। जरा सी चाय क्या बना दी, कहती है सेवा के बदले मेवा दो। बताओ, ऐसा कहीं होता है क्या? निर्जा को लगा था उसका पति उसका साथ देगा, मगर महेश तो इस बात पर हंस पड़ता है। यह तो बहुत मजेदार बात है। अरे हटिए, इसमें क्या मजेदार है? ऐसे तो मेरी सारी छुपाई हुई धनराशि बहू को मेवा खिलाने में ही चली जाएगी। तभी तो मजेदार बात है भाग्यवान, आखिर कोई तो आया इस घर में तुमसे पैसे निकलवाने वाला। महेश की बात से निर्जा चिढ़ जाती है। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे आप? अरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ और बहू भी मजाक ही कर रही होगी। ऐसे थोड़े कोई घर के काम और सास की सेवा करने के लिए तोहफे लेता है। तुम देखना, वो मजाक कर रही होगी, बाद में खुद बता देगी। देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब मैं आराम करने जा रही हूँ, शाम को मुझे बाजार भी जाना है, घर का राशन खत्म होने वाला है। इतना बोलकर निर्जा अपने कमरे में चली जाती है और शाम को वो तैयार होकर बाजार जाने के लिए निकलने वाली थी कि पीछे से हेतल उसे आवाज लगाती है। अरे माँ जी, कहाँ चली? निर्जा ने पलट कर देखा तो हेतल भी तैयार खड़ी थी। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ मतलब क्या माँ जी, आपके साथ चल रही हूँ। आप मुझे मेरी पसंद से ही दिलाएंगे ना कपड़े, या फिर सरप्राइज देने वाली थी? हेतल की बात सुनकर निर्जा चौंक जाती है। वो मन ही मन सोचती है, बाप रे, ये तो पूरा प्लान बनाकर बैठी है, लगता है तोहफा लेकर रहेगी। और एक मेरे पति देव है जिन्हें लग रहा है कि ये मजाक कर रही है। क्या हुआ माँ जी, क्या सोचने लगी? चल रहे हैं ना हम बाजार? हाँ चलो मेरी माँ। निर्जा हेतल को बाजार ले जाती है और वो अपनी पसंद का सूट ले आती है। कुछ दिनों बाद हेतल शिवम के साथ पिक्चर देखने जा रही थी। मम्मी, हम रात तक आ जाएंगे। अच्छा बेटा, तो फिर मुझे रात का खाना अकेले ही बनाना पड़ेगा ना? नहीं माँ जी, मैं हूं ना, मेरे रहते आपको इतना सोचने की भला क्या जरूरत, मैंने अभी से खाना बना दिया है। अरे वाह हेतल, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना मम्मी। निर्जा घबराई हुई थी, उसे पता था कि इस सेवा के बदले भी उसे हेतल को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा किया बहू रानी, शाबाश। मम्मी जी, इसके बदले अब मुझे कपड़े या सैंडल मत दिलाना, आप तो अब मुझे चांदी की सुंदर सी पायल दिला देना, मेरे पास अब कपड़े बहुत हो गए हैं ना। हेतल हंसते हुए शिवम के साथ चली जाती है, लेकिन निर्जा घबराई हुई सोचती है, ऐसे कैसे चलेगा? अगर हेतल बात बात पर छोटा मोटा काम करने के बदले में मुझसे चीजें लेती रहेगी तो घर का सारा बजट ही हिल जाएगा। वो कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। निर्जा गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसका फोन बजता है। हेलो अम्मा, प्रणाम, कैसन बा? अच्छा, अरे वाह, तुम फिक्र मत करो अम्मा, हम जरूर आएंगे, हम कल के कल ही आते हैं। इतना कहकर निर्जा फोन रख देती है। तभी वहां महेश आ जाता है और उसे फोन रखते हुए देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ? अम्मा का फोन था क्या? क्या कह रही थी वो?
हाँ, अम्मा ही थी। अरे गांव में हमारे पड़ोसियों की लड़की की शादी है, इसलिए उन्होंने हम सबको बुलाया है। अब वो लोग भी तो अपने शिवम की शादी में 1 हफ्ते पहले से आए थे, तो अब हमें भी जाना पड़ेगा ना। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, और इसी बहाने बहू रानी को भी अपना गांव देखने को मिल जाएगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हाँ, बात तो आपकी सही है। लेकिन अचानक से निर्जा कुछ सोच में डूब जाती है। महेश की बात की वजह से निर्जा के दिमाग में एक आइडिया आ गया था, और उसके बारे में सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बात कही आपने, सुनकर ही मजा आ गया। बहू रानी को तो गांव लेकर जाना ही पड़ेगा। अरे पर तुम ऐसे क्यों हंस रही हो निर्जा, मुझे तो तुम्हें देखकर डर लग रहा है। महेश समझ गया था कि अब निर्जा हेतल को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करने वाली है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अगले दिन सब लोग गांव जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे। मम्मी जी, मैं तो गांव जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ कितना मजा आएगा ना। गांव की शादियां तो बड़ी दिलचस्प होती है। अरे बहुत ज्यादा बहू, और तुझे पता है तेरी दादी सास के पास बहुत सारा सोना चांदी है, तो अगर वो तेरी सेवा से खुश हो गई ना तो समझ लेना इस बार तुझे बहुत अच्छा मेवा मिलेगा। निर्जा की बात हेतल के दिमाग में घर कर गई। उसने अब गांव जाने के लिए एक नया मकसद बना लिया था, दादी सास की भरपूर सेवा। जैसे ही सब गांव पहुंचते हैं, बाय लागू दादी सासू माँ। खुश रहो बहुरिया, सौभाग्यवती भव। निर्जा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है बहुरिया, कहती है तुम उसकी बहुत सेवा सत्कार करती हो। इसीलिए तो इसको भी अपने साथ ले आया अम्मा। अब आपकी भी सेवा करेगी ये, क्यों है ना हेतल? हाँ, और नहीं तो क्या, खूब सेवा करूंगी मैं आपकी दादी सासू माँ। हेतल अपनी दादी सास की सेवा करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे यकीन था कि बदले में उसे भर भर के तोहफे मिलेंगे, इतने कि वो वापस ले जाते वक्त संभाल नहीं पाएगी। लेकिन असलियत में तो कुछ और ही होने वाला था। अगले दिन सवेरे 4 बजे हेतल उठ गई। हुई, कितनी ठंड है यहाँ। शहर से तो 2 गुनी ठंड है, लेकिन मैं इस 2 कौड़ी की ठंड से कमजोर नहीं पड़ने वाली। मैं तो बहुत दिल लगाकर नाश्ता बनाऊंगी, और सुबह की पहली चाय और नाश्ते से ही अपनी सास का दिल जीत लूंगी। हेतल 4 बजे से देसी नाश्ता बनाने में लग जाती है। गांव में सब जल्दी उठते थे, इसलिए 6 बजे तक सारे घर वाले भी उठ जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। बहू से एक बार भी कहना नहीं पड़ा और वो उठ भी गई। सबके लिए नाश्ता भी बना लिया। जी दादी सासू माँ। भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है स्वाद भी कमाल का होगा। ए निर्जा, तूने तो बहुत अच्छी बहुरिया पाई है। अरे पूछो मत अम्मा, इसके गुणों की बढ़ाई करने जाऊंगी तो दोपहर यही हो जाएगी और नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलिए अब सब जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। निर्जा मन ही मन हंसती है, उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। नाश्ता बनाकर सबको खिलाकर हेतल सारे बर्तन धोकर रख देती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है। अरे हेतल, जरा देखना तो कौन आया है। जी माँ जी, अभी देखती हूँ। हेतल दरवाजा खोलती है तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। जी, आप कौन? अरे बहुरिया, हमको नहीं पहचाना का? हम कमला काकी, तुम्हारी शादी में आए तो थे। हाँ जी, प्रणाम काकी। हेतल काकी के पैर छूती है और उन्हें अंदर बुलाती है। काकी जाकर सरला के बगल में बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। हेतल को अपनी दादी सास को इम्प्रेस करने का एक और मौका मिल जाता है। ये लीजिए काकी, आपके लिए कड़क अदरक वाली चाय और पराठे। अरे वाह 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 वाह, शाबाश बहुरिया, तुम तो बहुत तेज हो। क्या स्वाद है भाई बहुरिया के हाथों में। ये लो बहुरिया तुम्हारा नेक। कमला ब्लाउज से 100 रुपए निकालकर हेतल के हाथ में थमा देती है। हेतल रसोई में जाकर मुट्ठी खोलकर देखती है तो खुद से कहती है, बस 100 रुपए? हद है कंजूसी की। किसी भी होटल में जाकर खाओ तो 100 रुपए में इतना अच्छा नाश्ता नहीं मिलेगा। और इन्हें देखो। खैर, मेन तो मेरी दादी सास है जिन्हें इम्प्रेस करना है। फिर हेतल दिमाग लगाने लगती है कि कैसे वो अपनी दादी सास का दिल जीत कर ही वापस जाए। थोड़ी देर में शिवम आकर उससे कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ हेतल, हमें शिल्पा की शादी में जाना है। हम उनके घर थोड़ा जल्दी ही जाएंगे। मैं तो बचपन से ही शिल्पा के साथ खेलकर ही बड़ा हुआ हूँ। अब ये शिल्पा कौन है भाई? अरे हद करती हो हेतल, शिल्पा की शादी के लिए तो हम शहर से आए हैं। ओ अच्छा, ठीक है, अभी तैयार हो जाती हूँ। दादी की सबसे पक्की सहेली की पोती है शिल्पा। इतना बोलकर शिवम तो चला जाता है, लेकिन हेतल के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो सबसे पहले तैयार होकर शिल्पा के घर पहुंच जाती है कि जो कि पड़ोस में था। अरे तुम तो सरला की बहुरिया हो ना? जी प्रणाम, मैं आपकी मदद कराने आई हूँ। अब शादी का घर है तो 50 काम होंगे ना।
वाह वाह वाह, कितनी अच्छी हो तुम। हाँ बहुरिया, बहुत काम है, आओ जरा हाथ लगवाओ ना। हेतल ने सोचा कि सरला को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर देगी, लेकिन गांव की औरतों ने तो उसे पकड़कर उससे ढेर सारा काम करवा लिया और 2 घंटे में ही उसकी कमर टूट गई। तब तक उसके घर वाले भी आ गए। बाप रे, कमर को कमरा हो गया। मैंने तो ऐसे ही कहा था मदद करा देती हूँ, लेकिन इन लोगों को देखो मुझसे ऐसे काम करवाए जैसे मैं इनकी नौकरानी हूँ। क्या हेतल, तो यहाँ अकेले क्यों आ गई? इतने में क्या जल्दी थी तुझे? वो मैंने सोचा शादी का घर है तो क्यों ना पहले आकर इनकी मदद करा दूं। अरे वाह वाह बहू, अरे चुप करने जाए, खुद तो कुछ करती नहीं, ऊपर से मेरी प्यारी बहुरिया कर रही है तो उसे डांट रही है। कर बेटा कर, खूब काम कर, नजर ना लगे तुझे। हेतल का तीर निशाने पर जाकर लगा था। शादी अटेंड करने के बाद तो हेतल थक कर चूर हो गई थी। रात में वो शिवम से कहती है, अजी सुनते हैं, जरा मेरे पैर तो दबा दीजिए, आज तो काम कर कर की मेरी टांगी ही टूट गई है। ये क्या बात हुई हेतल? खुद से बिना किसी के कहे आगे कूद कूद कर काम तुम करो और फिर पैर मैं दबाऊं? हटो, मुझे भी नींद आ रही है। अरे वाह, जब आपके पैर में दर्द होता है तो मैं दबाती हूँ कि नहीं? चुपचाप दबाइए वरना। डर के मारे शिवम हेतल के पैर दबा देता है और वो आराम से सो जाती है। अगले सवेरे सरला 5 बजे ही हेतल को उठा देती है। बहुरिया, बहुरिया उठ जा, 5 बज गए, कल से 1 घंटा लेट हो गई है तू। अरे दादी सासू माँ, क्या हुआ? आज नाश्ता नहीं बनाएगी क्या बहुरिया? नहीं, मतलब हाँ बनाऊंगी ना, बस अभी उठती हूँ। हेतल ने आज आराम से सोने का प्लान बनाया था क्योंकि आज वो अपने परिवार के साथ वापस शहर जाने वाली थी, लेकिन सरला ने आकर उसे उठा दिया। अब मैंने सोचा है तू आ ही गई है तो तुझे आज के दिन और अपने पास रोक लूं, इसलिए मैंने महेश से कह दिया तुम सब कल घर चले जाना। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। तो बताइए आज नाश्ते में क्या बनाऊं आपके लिए, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? ये हुई ना बात। बहुरिया, हमारे लिए तुम एकदम देसी नाश्ता बना दो, सरसों का साग, मक्के की रोटी। सरला की बात सुनकर हेतल मन ही मन सोचती है, क्या सवेरे सवेरे 5 बजे सरसों का साग मक्के की रोटी? बाप रे, इसमें कितना समय जाएगा। शहर में तो ब्रेड बटर बना देती थी और बस कॉफी के साथ सब खा लेते थे। क्या बड़बड़ा रही हो बहुरिया, कोनो दिक्कत है का? नहीं, बड़ा दिक्कत कैसी होगी, बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। बेचारी हेतल सुबह 2 घंटे लगाकर नाश्ता बनाती है और सबको खिलाती है, लेकिन जैसे ही सबका नाश्ता हो जाता है और हेतल को काम से छुट्टी मिलती है, तभी पड़ोस की 2 औरतें और आ जाती है। अरे बहुरिया, ये हमारी पड़ोसन है और बहुत पुरानी सहेली भी, तो जरा इनके लिए भी नाश्ता बना दो। जी जरूर, अभी बनाती हूँ। हेतल जितनी बार चाय नाश्ता लेकर जाती, उतनी बार उसे कोई नया इंसान घर में आता दिखता। रसोई में हेतल गुस्से में खड़ी थी कि तभी निर्जा आती है। क्या हुआ हेतल, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो? देखिए ना माँ जी, एक के बाद एक लोग आते ही जा रहे हैं। ये गांव है हेतल, यहाँ ऐसा ही होता है, मेहमानों की कमी नहीं होगी। रात हो जाती है और सरला और निर्जा मिलकर सब्जियां काट रही थी। बाप रे, आज मेरा सारा दिन रसोई में बीता है। अब तो मैं गलती से भी किसी भी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी, बस आराम से खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। ये सब सोचती हुई हेतल अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे सरला रोकती है। अरे बहुरिया, कहाँ चली है? देखो, हमने तुम्हारे लिए सब्जी काट कर तैयार कर दी है और खीर बनाने के लिए चावल भी भिगो दिया है। आज तो हम तुम्हारे हाथों की मजेदार सर्दियों की स्पेशल थाली खाएंगे। तुम्हारी सास ने बताया तुम बहुत अच्छा बनाती हो। फिर से खाना बनाने की बात सुनकर हेतल के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। क्या? थाली बनाने में तो पूरा 4 घंटा लगेगा। हाँ, तो हमें कौन सी जल्दी है। आराम से अपना समय लेकर बनाओ बहुरिया, कोनो जल्दी ना है। हेतल के पास कोई चारा नहीं था। मजबूरी में वो रसोई में जाकर बर्तन पटक पटक कर खाना बनाने लगी। पीछे से निर्जा आती है। क्या बात है हेतल, सेवा करने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या? अरे कम से कम उस मेवे के बारे में तो सोचो जो तुम्हें इसके अंत में मिलने वाला है। अब तो हेतल के सब्र का बांध टूट गया था। वो लगभग घुरोते हुए बरस पड़ी। अरे मैंने अपने कान
पकड़े माँ जी, अब आज के बाद मैं असलियत में भी मेवा नहीं खाऊंगी। मेरी कमर टूट गई है रसोई में खड़े रहकर। अब मुझे बस अपने घर जाना है, ना किसी की सेवा करनी है और ना बदले में मुझे कोई मेवा चाहिए। मुझे बचा लो ना माँ जी। हेतल की बातें सुनकर नेजा हंसने लगती है। अरे वाह, तुम तो 2 दिन में ही समझ गई। बहुत समझदार हो बहू। चलो अभी तो मैं तुम्हारी मदद कराती हूँ खाना बनाने में, और कल सुबह हम सब वापस शहर चलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना। क्या माँ जी? दोबारा फिर कभी भी कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बताना, मैं तुम्हारा गांव का टिकट करा दूंगी। निजा की बात सुनकर हेतल भी हंसने लगी। गांव से वापस जाते वक्त उसकी दादी सास ने उसे सोने के झुमके भी दिए, लेकिन इस बार ये झुमके हेतल को बहुत महंगे पड़े थे। बिमला, मेरा तो दिमाग फट रहा है। ऊपर वाली मंजिल को बनवाए 6 महीने हो गए, पर कोई 8,000 भी देने को तैयार नहीं है। समझ ही नहीं आता कि दुनिया को 10,000 में किराएदार मिल कैसे जाते हैं। अजी, किस्मत की बात है। हमने इतना पैसा लगाकर पत्थर लगवाए, पुताई करवाई, पर सब बेकार गया। अब तो लगता है ऊपर का हिस्सा भूत बंगला बनकर ही रहेगा। तभी दरवाजे पर एक भारी कद काठी का आदमी आकर खड़ा हो गया, जिसके चेहरे पर रौब था और मुंह में पान भरा हुआ था। राम राम साहब, सुना है ऊपर वाली मंजिल खाली है, क्या हम देख सकते हैं? हमें अर्जेंट घर चाहिए, हम बाहर से आए हैं। अरे हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल खाली है, अभी ताजी पुताई हुई है। आइए, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। गजाधर ने बिरजू को पूरा घर दिखाया। देखिए, एकदम खुला घर है, हवा पानी की कोई कमी नहीं है। इस इलाके में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ आसपास ही मिलता है। किराया कितना लोगे आप? मेरा पूरा परिवार रहेगा यहाँ, बिजली पानी की कोई चिक नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जो देना है दे देना, कोई तकलीफ नहीं है। हम भी नीचे पारिवारिक लोग हैं, आपका भी परिवार रहेगा तो अच्छी बात है ना, एक दूसरे की देखभाल करते रहेंगे। साहब, मैं इस घर के आपको 12,000 दूंगा। मुझे और मेरे परिवार को ये घर पसंद आ गया है। 12,000? साहब, बिरजू जब जुबान देता है तो पीछे हटता नहीं, हमें बस सुकून चाहिए। क्या मैं आज ही अपना परिवार लेकर आ जाऊं? बिमला तभी नीचे से चिल्लाती है। अजी, सुनते हो? हाँ कर दो, मना मत करना। ठीक है बिरजू भाई, आप सामान लेकर आइए, 12,000 फाइनल रहा। गजाधर नीचे आकर विमला को बताता है कि 12,000 में घर फाइनल हो गया है। क्या 12,000? हाँ, न जाने आज सुबह उठते ही किसका मुंह दिखा जो लक्ष्मी खुद चल कर आई। शाम को बिरजू का सामान आना शुरू हुआ। गजाधर और बिमला को लगा था कि सोफे और अलमारियां आएंगी, पर वहां तो अजीबोगरीब सामान की लाइन लग गई। अरे बिरजू, ये मकान मालिक तो ठीक है, पहले जैसा तो नहीं जो भगा देगा हमें। अम्मा चुप रहो, गजाधर जी बहुत भले आदमी है। सोनू, जाओ मोटरसाइकिल उतार और जरा गली में चक्कर मार कर आ। सोनू ने जैसे ही मोटरसाइकिल उतारी, उसने इतना जोर से हॉर्न बजाया कि गजाधर के घर की खिड़कियां थरथरा गईं। पुष्पा ने अपने भारी भरकम संदूक सीढ़ियों पर घसीटना शुरू कर दिया। अजी देखो तो, उनकी बेटी ने आते ही अपना रेडियो चालू कर दिया है, और पुष्पा जी तो सीढ़ियों पर ऐसे सामान पटक रही हैं जैसे हमारा घर नहीं उनका हो। अरे बिमला, घबरा मत, थोड़ा शोर तो सहना ही पड़ेगा, शिफ्टिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग के दौरान ही बिरजू ने सीढ़ी के पायदान पर जोर से पान की पीक थूकी। केसरी अम्मा ने ऊपर चढ़ते ही अपनी गठरी से अचार का डिब्बा निकाला और उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। गजाधर और बिमला बस खड़े होकर अपनी नई फौज को घर में घुसते हुए देख रहे थे। देखा बिमला, इसे कहते हैं व्यापार। अब हर महीने 12,000 सीधे जेब में आएंगे। सुबह के 4:30 ही बजे थे कि अचानक गजाधर के घर का लोहे वाला गेट धड़ाधड़ बजने लगा। अरे गेट खोलो। अरे बिमला, देख तो कौन है बाहर, ये आधी रात को इतनी तेज कौन चिल्ला रहा है? अजी, वो आपका 12,000 किराएदार सोनू आया है, देखो कैसे गेट पीट रहा है। गजाधर ने जैसे ही गेट खोला, सोनू अपनी बाइक अंदर घुसाते हुए सीधे गजाधर के पैरों के पास लाकर रोका। अरे अंकल जी, गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लगाते हो? अरे बेटा, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? जवान हूँ अंकल, मैं रात भर दोस्तों के साथ घूम कर आया हूँ। बेटा, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, पूरा मोहल्ला सो रहा है, इतना शोर करोगे तो पड़ोसी पुलिस बुला लेंगे। अरे अंकल, पुलिस तो हमारे जेब में रहती है। अभी गजाधर सोनू से निपट ही रहा था कि ऊपर से पुष्पा की चिल्लाने की आवाज आई। वो बालकनी से नीचे झांक कर गजाधर को आवाज दे रही थी। ओ भाई साहब, ये क्या है, पानी नहीं आ रहा। बहन जी, आपको सुबह 4:30 बजे पानी क्यों चाहिए? अरे मुझे पूरे घर की धुलाई करनी है, अम्मा को नहाना है,
बहुत सारे काम है, मोटर चालू कर दो। बहन जी, अभी रात को ही तो मोटर चलाई थी, इतनी जल्दी टंकी खाली कैसे हो गई? हमें नहीं पता। तभी पुष्पा जोर से बिरजू को आवाज लगाती है, वो रे खसम, तूने कैसा घर पसंद किया है जो ये लोग मोटर भी नहीं चालू कर रहे पानी का। रुक जा, सुबह सुबह माथा गरम मत कर अपना, मैं जाकर नीचे बात करता हूँ। बिरजू सुबह 4:30 बजे आकर गजाधर से बात करता है। तभी वो ऊपर से उतर कर आया। उसके मुंह में पान का नया बीड़ा दबा था। उसने सीढ़ियों के सफेद संगमरमर पर चक से पान की लाल पीक थूकी और गजाधर के कंधे पर हाथ रखा। तभी गजाधर बोलता है, अरे भाई, ये क्या है? सवेरे 4:30 बजे पानी चलाओ। तुम्हारा बेटा सुबह सुबह गेट पीट रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। पैसे दे रहे हैं ना हम, तो सुविधा भी वैसे ही मिलनी चाहिए। और वैसे भी जवान छोकरा है मेरा, अब नहीं घूमेगा तो मौज मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा? अरे ये क्या किया तुमने? ऐसे कौन पान थूकता है? ऐसे चिक चिक करके कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन अचानक, ओ गजाधर, मोटर चल रहा है या मैं बाल्टी तेरे सिर पर मारूं? प्यास के मारे गला सूख रहा है और ऊपर से नल से हवा निकल रही है। अरे अम्मा जी, तमीज से बात कीजिए। सुबह सुबह क्या महाभारत शुरू कर दी आप लोगों ने? एक तो घर को इतना गंदा रखते हो। अच्छा, अब हम गंदा रखते हैं? बिरजू, देखिए औरत क्या बोल रही है मुझसे। पुष्पा, चल सारा कूड़ा नीचे फेंक दे, इन्हें सफाई बहुत पसंद है ना। बिमला और गजाधर देखते रह गए और पुष्पा ने ऊपर से प्लास्टिक की थैलियां और छिलके नीचे फेंक दिए सीधे। जैसे तैसे करके बिमला और गजाधर ने 3 महीने इनके साथ निकाले। बिरजू एक किराएदार की तरह नहीं रह रहा था, बल्कि उसका आतंक पूरे घर पर फैल चुका था। ओ मकान मालिक, तुम्हारे ऊपर वाले बाथरूम का नल टपक टपक कर पूरा फर्श गीला कर रहा है, उसे ठीक करवाओ, वरना मैं सारा गंदा पानी नीचे तुम्हारे ड्राइंग रूम में बहा दूंगी। पुष्पा बहन जी, नल कल तक तो ठीक था, आप लोगों ने उसे जोर से घुमाया होगा तभी टूटा है, और आप ये क्या धमकी दे रही हैं कि पानी नीचे बहा देंगी? देखो गजाधर, हमें फालतू की बातें पसंद नहीं। मैं मेरे खसम की नहीं सुनती, उसके कान के पीछे 2 बजा देती हूँ, तेरी क्या सुनूंगी। हम 12,000 किराया गिन कर देते हैं, खैरात में नहीं रह रहे हैं। नल ठीक होना चाहिए, वरना पुष्पा का असली रूप देखोगे तुम। तभी बिरजू ऊपर से उतरा। उसके मुंह में गुटके की पीक भरी थी। उसने गजाधर के बेसिन में जाकर जोर से थूका और हाथ पोंछते हुए बाहर आया। क्या हुआ पुष्पा? गजाधर साहब फिर से नखरे कर रहे हैं क्या? साहब देखिए, मैं सीधा आदमी हूँ, आप बस मिस्त्री बुलाइए। बिरजू भाई, ये कोई तरीका नहीं है। सोनू रात के 3-3 बजे बाइक लेकर आता है, पूरा मोहल्ला शिकायत कर रहा है। और ये सीढ़ियों का क्या हाल बना दिया है आपने? लाल रंग की पुताई कर दी है आपने थूक थूक कर। अरे साहब, जवान छोकरा है मेरा, अभी रात को नहीं घूमेगा तो क्या बुढ़ापे में घूमेगा? और ये थूक वूक तो कुदरत का करिश्मा है, आप जरा दिल बड़ा कीजिए। दिल क्या बड़ा करें बिरजू भाई, आपने तो हमारे घर का सत्यानाश कर दिया है। ऊपर का सारा फर्श काला पड़ गया है, पानी टपक टपक कर हमारी दीवारों की पपड़ी निकाल रही है। ऐसे हमें किराया नहीं चाहिए, आप हमारा घर खाली कर दीजिए। क्या कहा? खाली कर दे? बिमला बहन जी, बिरजू जहाँ एक बार खूंटा गाड़ देता है वहां से उखाड़ता नहीं है। हमने साल भर का मन बनाया है, अब तो हम यहीं रहेंगे। ये बात सुनते ही बिमला के तो होश उड़ जाते हैं। तभी, बिरजू, ये मकान मालकिन क्या बकबक कर रही है? इसे बोल कि ऊपर दही बड़े भिजवाए, भूख लग रही है मुझे। और हाँ, मोटर फिर बंद हो गई, गजाधर को बोल कि डंडा लेकर नीचे आओ क्या। अम्मा जी, मोटर गर्म हो गई है, अब नहीं चलेगी, और दही बड़े हम नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाइए। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगा? बिरजू देख, ये छोरा मुझे जवाब दे रहा है। गजाधर, तुझे पता है मेरा बाप कौन था? इलाके का नामी बदमाश था, मैं उसी का खून हूँ। सोनू अपनी बाइक खड़ी करके अंदर आते हुए कहता है, क्या हुआ दादी, ये बुढ़ा फिर चौंचौ कर रहा है क्या? ओ अंकल, देखो शांति से रहने दो, वरना मेरा हाथ बहुत तेज चलता है। रात को गेट मैं खुद खोलूंगा, आप बस चाबी दे दो मुझे। ये बात सुनते ही गजाधर चौंक गया। चाबी क्यों दे दूं? ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं। तुम लोग इंसान हो या आफत? पानी का नल खुला छोड़ देते हो, पूरी टंकी आधे घंटे में खाली हो जाती है। घर गंदा कर रखा है, बदबू आती है ऊपर से। तभी विमला वहां पहुंच जाती है। तुम इतनी तेज तेज बात करते हो जैसे घर में महाभारत हो रही है। भाई साहब को देखो, बात कम करते हैं, थूक ज्यादा पीकते हैं। और उस बेटी को तो देखो, सारा दिन गला फाड़ फाड़ के गाती है, हमारे ही कान फट गए। 3 महीने के अंदर पूरे घर की शांति भंग कर दी। ओ साहब, जरा बहन जी को बोलिए तमीज से बोले। और बदबू तो अमीरों को आती है, हम तो जमीन से जुड़े लोग हैं। और सुनिए,
अब अगर खाली करने की बात की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा कि आप हमें परेशान कर रहे हैं। किराया तो हम टाइम पर दे ही रहे हैं, फिर किस बात का दुख है। हाँ, और मेरी पारो के गाने की आवाज कम करने को मत कहना, उसे संगीत का शौक है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो अपने कान में रुई डाल लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 12,000, तुम लोग अभी के अभी निकलो यहाँ से। बिरजू गजाधर के पास जाकर उसके कान में कहता है। साहब चिल्लाओ मत, बिरजू का दिमाग घूमा तो किराया भी नहीं मिलेगा और घर भी खाली नहीं होगा। हम तो ऐसे ही रहेंगे और ज्यादा चिक चिक की ना तो किसी का गला वाला काट दूंगा। अब जाओ चुपचाप मोटर चलाओ, अम्मा को नहाना है। गला काटने की बात सुनकर गजाधर और विमला दोनों सदमे में अजी अब क्या होगा, ये तो गुंडे निकले, अब इन्हें कौन निकालेगा। पता नहीं विमला, ये 12,000 नहीं, ये तो हमारी बर्बादी है। अब कोई चमत्कार ही हमें इनसे बचा सकता है। गजाधर और विमला दोनों को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने हार मान ली थी। बिरजू के परिवार से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। तभी एक दिन, अरे विमला, क्या हाल बना रखा है तूने अपना, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और ये ऊपर मोहल्ले की रामलीला चल रही है क्या? इतना शोर क्यों है भाई? मत पूछ कविता, सर पर यमराज नाच रहे हैं। क्यों, किराया नहीं देते क्या? वो तो टाइम से पहले ही मिल जाता है। फिर और क्या चाहिए, आजकल तो किराएदार मिलना ही मुश्किल है। मेरा नया घर बनकर तैयार है पर कोई 10,000 देने को भी राजी नहीं है। जो आता है शक्ल देखकर चला जाता है। मुझे तो कोई भी किराएदार मिल जाए मैं रख लूं। खाली घर काटने को दौड़ता है, ऊपर से बैंक की किश्त अलग जा रही है। ये बात सुनते ही गजाधर को एक आइडिया आया। अपनी बला टालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कविता जी, एक बात बताइए, आपको सच में किराएदार चाहिए ना? चाहे जैसे भी हो, बस पैसा टाइम पर मिलना चाहिए, यही आपकी शर्त है ना? हाँ भाई साहब, बस किराया टाइम पर दे दे और घर भरा रहे, मुझे और क्या चाहिए। आजकल पारिवारिक किराएदार मिलना मुश्किल है। मैं तो किसी के साथ भी एडजस्ट कर लूंगी, कम से कम घर तो आबाद रहेगा। तो फिर आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। ये ऊपर जो बिरजू भाई का परिवार है ना, इन्हें अब मेरा घर छोटा पड़ रहा है। ये लोग कहीं बड़ा और खुला घर ढूंढ रहे हैं। ये लोग तो इतने रईस हैं कि 15,000 तो चुटकी बजा कर देते हैं। हाँ कविता, बिरजू भाई का रुतबा ही अलग है। और उनकी अम्मा केसरी जी, वो तो इतनी जिंदा दिल है कि उनकी आवाज से पूरा घर गूंजता रहता है। पुष्पा जी भी बहुत साफ साफ बोलने वाली महिला है। सच में, पर वो मेरे घर क्यों आएंगे? मेरा घर तो यहाँ से दूर है। वही तो फायदा है, बिरजू भाई का काम उस तरफ ज्यादा है। वो तो कल ही मुझसे कह रहे थे कि गजाधर साहब, कोई खुला और बड़ा घर दिलवा दो जहाँ मेरा बेटा सोनू अपनी बाइक शान से खड़ी कर सके। मैं उनसे बात करता हूँ, पर आपको किराया 15,000 मांगना होगा क्योंकि आपका घर नया है। 15,000? गजाधर भाई साहब, कोई देगा क्या? अरे आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इन्हें ऐसे चढ़ाऊंगा कि वो खुशी खुशी मान जाएंगे। बिरजू भाई को दबंगई दिखाने का बहुत शौक है। वो 15,000 क्या 18,000 भी दे देंगे अगर उन्हें लगा कि घर उनके रुतबे के लायक है। तभी बिरजू ऊपर से नीचे आया। उसके हाथ में गुटके का पैकेट था। उसने सीढ़ियों पर एक जोरदार लाल पीक थूकी और कविता को घूरते हुए गजाधर की तरफ बढ़ा। गजाधर साहब, ऊपर पानी की टंकी में फिर से प्रेशर कम है, मेरी पारो को नहाना है। अगर पानी नहीं आया तो मैं आपका। गजाधर ने बीच में ही रोकते हुए कहा। अरे बिरजू भाई, गला छोड़िए, आपके लिए खुशखबरी है। ये मेरी सहेली कविता जी, इनका शहर के दूसरे पौष इलाके में एक बहुत बड़ा और शानदार मकान है। वहाँ छत इतनी बड़ी है कि सोनू बेटा वहाँ अपनी बाइक के स्टंट दिखा सकता है। वहाँ पानी की मोटर इतनी पावरफुल है कि 5 मिनट में टंकी भर जाती है। अच्छा, पर हमें ये घर बुरा नहीं लगा, बस यहाँ रोक टोक ज्यादा है। केसरी अम्मा को खुली जगह चाहिए जहाँ वो जोर जोर से बातें कर सके। वही तो, कविता जी का घर आपके जैसे रुतबे वाले लोगों के लिए ही बना है। वहाँ कोई पड़ोसी चू भी नहीं करेगा। पर वहाँ का किराया 15,000 है क्योंकि वो VIP कोठी है। 15,000? साहब, बिरजू के लिए पैसा हाथ की मैल है। अगर घर बड़ा है और वहाँ मेरे सोनू को खुली जगह मिलती है तो हमें मंजूर है। क्यों पुष्पा? अगर वहाँ 3-3 बाथरूम है और तो हमें 15,000 मंजूर है। हमें तो वैसे भी इस छोटे से घर में दम घुट रहा था। जी, वहाँ बाथरूम भी बड़े हैं और आप जितना चाहें पानी इस्तेमाल करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो तय रहा। बिरजू भाई, आप कल ही सामान शिफ्ट कीजिए, कविता जी आपको चाबियां दे देंगी। कविता तो खुश होकर चली गई कि उसे 15,000 वाला रईस किराएदार मिल गया। इधर गजाधर और विमला ने राहत की सांस ली। अजी, ये क्या किया आपने? बेचारी कविता तो खुशी खुशी अपनी बर्बादी का वारंट लेकर चली गई। जब बिरजू वहां जाकर पीक थूकेगा और सोनू रात भर हॉर्न बजाएगा तब उसे समझ आएगा।
विमला, इसे कहते अपनी बला दूसरे के गले मरना। कविता को पैसा चाहिए था, मैंने दिलवा दिया। अब वो गुंडे संभालना उसका काम है, हमें तो बस अपना सुकून वापस चाहिए। अगली सुबह गजाधर के घर के बाहर एक बड़ा ट्रक खड़ा था और बिरजू उसमें अपना सामान ठूस रहा था। गजाधर और विमला अपनी बालकनी से ऐसे हाथ हिला रहे थे जैसे कोई बहुत प्रिय मेहमान जा रहा हो। बिरजू भाई, ध्यान से जाना। बिरजू सीढ़ी पर आखिरी बार पीक थूकते हुए। अरे साहब, कहा सुनी माफ, कविता जी को बोल देना कि हम आ रहे हैं। सोनू, जाओ मोटरसाइकिल का साइलेंसर खोल दे, मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। सोनू ने जैसे ही बाइक स्टार्ट की, पूरे मोहल्ले की खिड़कियां हिल गईं। पारो ने अपना रेडियो फुल आवाज में ट्रक के ऊपर ही बजाना शुरू कर दिया। बिमला ने कविता को फोन मिलाया। कविता, बधाई हो बहन, किराएदारों का ट्रक निकल चुका है। थैंक यू बिमला, तू सच में कितनी अच्छी सहेली है। मेरा घर अब हरा भरा लगेगा। मैं बस गेट पर ही खड़ी हूँ उनका इंतजार करने। जैसे ही ट्रक कविता के घर पहुंचा, सोनू ने गेट के सामने ही अपनी बाइक के स्टंट दिखाने शुरू कर दिए। कविता ने जैसे ही बिरजू को देखा, उसके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बिरजू ने ट्रक से उतरते ही कविता के नए पेंट हुए गेट पर लाल पीक मार दी थी। राम राम कविता जी, घर तो आपने चकाचक बनाया है, पर ये गेट थोड़ा छोटा लग रहा है। मेरा सोनू अपनी बाइक अंदर कैसे घुसाएगा? खैर, हम खुद ही इसे थोड़ा चौड़ा करवा लेंगे। अरे भाई साहब, गेट छोटा नहीं है, ये स्टैंडर्ड साइज है। और ये आपने गेट पर क्या थूक दिया? अभी कल ही पेंट हुआ था। ओ मकान मालकिन, अभी से टोकना शुरू कर दिया। मेरे खसम ने तो कहा था कि आप बहुत खुली सोच की हैं, हमें ये रोक टोक पसंद नहीं। अम्मा, देख तो किचन कहाँ है, मुझे अभी मछली बनानी है। क्या कहा? पहले मुझे बाथरूम दिखाओ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है और मुझे नहाना है। और सुनो कविता, ये सीढ़ियाँ बहुत चिकनी है, यहाँ थोड़ा मैट डलवा देना, वरना मेरा पैर फिसल गया तो तुम्हारा गला। गला क्या? अम्मा जी, आप तो डरा रही हैं, और मछली मेरे घर में नहीं बनेगी, हम शाकाहारी हैं। बिरजू कविता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। अरे कविता जी, बिरजू जहाँ रहता है वहाँ अपनी मर्जी से खाता पीता है। 15,000 दे रहे हैं ना, तो फिर गला काटने वाली बातें मत कीजिए, शांति से रहने दीजिए, वरना मेरा बेटा सोनू रात भर घर के सामने रेस लगाएगा। उधर गजाधर के घर में एकदम सन्नाटा था। बिमला और गजाधर सोफे पर पैर पसार कर बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। आहा बिमला, ये शांति, क्या ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? न कोई पीक, न कोई हॉर्न, न कोई अम्मा की चिल्लाहट। अजी शांति तो है, पर जरा सोचिए कविता का क्या हाल हो रहा होगा। बेचारी ने 15,000 के चक्कर में अपनी कोठी को कबाड़ खाना बना लिया होगा। तभी बिमला का फोन बजने लगा। कविता का फोन था, पर बिमला ने उसे काट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सही किया बिमला, अब उसे 15,000 का स्वाद लेने दो। जब तक वो इन्हें निकालेगी तब तक उसके घर की पपड़ी उतर चुकी होगी और गेट का पेंट लाल हो चुका होगा। सच है, लालच की यही सजा है। आपने 8,000 छोड़कर 12 के चक्कर में आफत पाली, उसने 12 छोड़कर 15 के चक्कर में गुंडे पाल लिए। चलो जो भी हुआ, कम से कम हमारे घर से वो घुसपैठिए तो निकले। अब चाहे कोई 5,000 ही दे, पर मैं तो शरीफ किराएदार ही रखूंगा।